हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू साइंस सिंप्लीफाइड। अब हम स्टार्ट करेंगे 11th और 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स का सिलेबस। ओके, हम हर एक यूनिट को करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि आपके साथ साथ जैसे आपके स्कूल में टर्म एग्ज़ाम हो गए, प्रैक्टिस होती है, जैसे बीच में एनुअल एग्ज़ाम से पहले आपके मिड ईयर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपने सिलेबस की कॉन्टीन्यूटी को बना के रखेंगे। तो कल बल्कि मैंने एक पोल भी डाला था कि स्टूडेंट्स के लिए कि आप कौन कौन सी क्लास का सिलेबस चाहते हैं। पहले 2 क्लासेस का जो सिलेबस है मैं मई जून से स्टार्ट करूँगी और 2 क्लासेस का थोड़ा अभी से करना है। तो मैक्सिमम जो वोटिंग थी वहाँ 11th 12th फिज़िक्स के लिए आई थी। उसके बाद जो हमारी 8th 9th 10th है उसका सिलेबस हम स्टार्ट कर देंगे। और अच्छा भी हुआ कि स्टूडेंट्स ने वोटिंग ये की है, क्योंकि जो आपका 11th 12th का फ़िज़िक्स का सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है। अगर मैं उसको जून जुलाई में शुरू करती वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब अगर शुरू कर लिया तो चांसेस हैं कि वो कंप्लीट हो जाए टाइमली। जिस आपको यूनिट की ज़रूरत है वो आपको चैनल पे अवेलेबल करवा सकें, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से देखो फ़िज़िक्स का सिलेबस है, ये 11th क्लास का है। हमारे पास जो एग्ज़ाम का टाइम होता है 3 आवर्स होता है। एग्ज़ाम है जो आपका 30 मार्क्स का होता है, सॉरी 70 मार्क्स का होता है जो थ्योरी है, और प्रैक्टिकल आपकी 30 की होती है। अब इसमें हमारे पास हम चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। ये मैंने ऑफिशियल साइट से लिया है, हरियाणा बोर्ड की। सीबीएसई का भी यही सिलेबस रहता है, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट वाइज अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे 10 यूनिट्स होती हैं, देखो। और फिर ये इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। सीबीएसई का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो ये फर्स्ट चैप्टर जैसे आपका 4 का है यूनिट, सेकंड वाली आपकी 11 की है। सेकंड वाली लेंथी है क्योंकि इसके अंदर 2 चैप्टर हैं। ओके, इसी तरह से आपकी 7th में होते हैं 3 चैप्टर, तो ये भी 12 मार्क्स की होती है। ओवरऑल जो आपका है 70 का होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ। देखो ये हमारी फर्स्ट जो यूनिट की बात करते हैं हम, फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। वही जो 9th 10th में आप बेसिक करके आए हो उन्हीं चीज़ों को अब थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे करना है। जिन स्टूडेंट्स ने 9th 10th में साइंस में बेसिक को अच्छे से किया है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आप लोग कर पाओगे। फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और बहुत इजी भी है। सेकंड थिंग, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको थोड़ा डर लगता है कि ये पूरा इंग्लिश मीडियम में। ये आपको सिर्फ स्टार्टिंग में लगेगा 10-20 दिन। जैसे जैसे आप इसको करने लगोगे आप खुद बोलोगे कि मैम हिंदी तो बहुत टफ थी, साइंस को हिंदी में करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। इंग्लिश में बड़ी आसान होती है, फ्लो भी बनता रहता है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपके 2 चैप्टर हैं, ये स्ट्रेट लाइन मोशन का और मोशन प्लेन का। प्लेन मतलब 2D का। थर्ड यूनिट है ये आपकी लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये इसके में न्यूटन्स लॉ वगैरह आएंगे, वही आएंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है ये आपका वर्क एनर्जी पावर। तीनों टर्म सुनी हुई है ना, वही है बच्चे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। फिफ्थ चैप्टर आपका ये मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। 6th यूनिट आपकी ग्रेविटेशन की है। देखो ग्रेविटेशन का चैप्टर 9th में भी था, है ना। टॉपिक भी है, देखो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हमारे पास, ये एक्सेलरेशन वाला है। उसके बाद है हमारा 8th यूनिट की हम बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। ये यूनिट है थोड़ी सी लेंथी, इसीलिए ज़्यादा मार्क्स की है ये हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के लॉ आते हैं, कुछ प्रोसेस आती हैं। एंड 9th है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ठीक है। और 10th यूनिट है जो आपकी वो है ऑसिलेशन एंड वेव। एक चैप्टर इसमें ऑसिलेशन का है, एक चैप्टर इसके अंदर वेव का है हमारे पास, ठीक है। फिर ये आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल का सिलेबस दे रखा है। ये मैंने लास्ट ईयर का सिलेबस उठाया है, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है आपकी 11th 12th का। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, 1-2 टॉपिक का ही होगा, ठीक है। और वो मैं आपको बता भी दूँगी, टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको करती रहूँगी। अब जैसे स्टार्टिंग में आपके अप्रैल में एग्ज़ाम होने होते हैं, उसके लिए आपका चैप्टर 1 इंक्लूड कर दिया जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और ये एक्टिविटी कर दी जाती है, ठीक है। और टीचिंग पीरियड जैसे इसमें 12 रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे टीचिंग पीरियड 12 है तो हम 10 टीचिंग पीरियड रख के आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट करवा सकें। मार्च में मैं आपका ये कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। कोशिश क्या मतलब, ये तो हो ही जाएगा, आराम से कर लेंगे इसको। तो फिर ये ऐसे मई के लिए दे दिया है ना, तो बिल्कुल अच्छे से ये समरी दे रखी है। किसी भी स्टूडेंट को ये PDF चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोल देना, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट के थ्रू मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी। देख लो ये आप लोग अच्छे से,
ये देखो फिर क्वेश्चंस का पैटर्न भी दे रखा है ना, कितना अच्छे से दे रखा है। आपको अपनी मतलब प्रिपरेशन करने में कितनी आसानी रहेगी अगर आपके पास ये वाली चीज़ें होती हैं। 18 क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, फिर वेरी शॉर्ट जो होते हैं हमारे 2 मार्क्स के वो 7 आते हैं, फिर 3 मार्क्स वाले हमारे 5 आते हैं 15 का, फिर आपकी केस स्टडी आती है कि ठीक है। देन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स वाले 3 आते हैं मतलब 15 का। तो टोटल आपके 35 क्वेश्चन होते हैं और 70 मार्क्स का होता है जो आपका एग्ज़ाम है। HBSC का तो पर्टिकुलर यही है। HBSC का तो एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं होगा। CBSE के लिए जो भी अपडेशन होगी टाइम टू टाइम अपने चैनल पे हम देते रहेंगे। बस आपने कनेक्ट रहना है चैनल के साथ, और चैनल को एक डेली एक बार ज़रूर ओपन किया करो, क्योंकि डेली वीडियो या कोई ना कोई शॉर्ट, कोई ना कोई पोस्ट आपकी स्टडी से रिलेटेड डलती ही है, ठीक है। तो अगर आप लोग डेली विज़िट करोगे तो आपको टाइम टू टाइम अपडेशन है जो वहाँ पे मिलती रहेगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिलेबस इजी है 11th क्लास का। ऐसे ही हम एक दिन 12th क्लास का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे अब विद इन 1-2 डेज़ आपका सिलेबस हम शुरू कर सकें। और आपको भी रेडी रहना है। जैसे मैं आपको काम करवाऊंगी आपको साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स हैं जो तैयार कर लेने हैं। अब नोट्स तैयार कर लोगे, जब स्कूल में जाओगे टीचर आपको करवाएंगे, वो चीज़ आपको पहले से आती हुई होगी, ठीक है। तो फिर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। टीचर करवाएगी ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑलरेडी अप मिलेगा, ठीक है। तो फिर अगर जब टीचर करवाएंगे आपको चीज़ें पहले से आ रही हैं तो कोई और डाउट, बल्कि आप लोग एक्स्ट्रा क्वेरी वहाँ पे पुट कर सकते हो। तो कोशिश किया करो बच्चे, क्लास में आपका जो टॉपिक होना है वो टॉपिक आपका पहले से ही प्रिपेयर हो। ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। और टीचर ने कोई भी काम करवाया है स्कूल में या फिर मैंने यहाँ चैनल पे करवाया है, आपने वो सब चीज़ें नोट करनी है। साइंस में मेन बात यही होती है, प्रैक्टिस बहुत मांगती है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपको रिज़ल्ट फिर आपका उतना ही अच्छा मिलेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। साइंस ये सोचोगे ना कि ओरली पढ़ने से फिज़िक्स होगी, तो वैसे नहीं होगी। एक भी टॉपिक किया है ना तो उससे रिलेटेड 5-6 न्यूमेरिकल हैं जो वो आपने करने हैं। जब वो 5-6 न्यूमेरिकल आप लोग कर लोगे तब ये हम कह सकते हैं कि आपको पता लग गया कि हाउ टू अप्लाई दिस, ठीक है। अप्लाई करने का हमें वहाँ पता लग जाता है। जब आपको फ़िज़िक्स में अप्लाई करना आ जाएगा तो फ़िज़िक्स बहुत ईजी है, फिर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट ही फ़िज़िक्स लगेगा वहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से ही हम करेंगे, जो टॉपिक करेंगे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं आपको साथ के साथ ज़रूर करवाऊँगी। और करवाऊँगी क्या, साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए दिया भी करूँगी, ठीक है। और आपने साथ के साथ अगर तैयारी करते रहोगे तो कोई सिलेबस आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर डेली ऐसे मतलब छोड़ दोगे ना चीज़ों को कि चलो ये लेक्चर तो मैं कल देख लूँगा, इसको मैं कल लिख लूँगा, चलो ये न्यूमेरिकल मैं कल कर लूँगा, ऐसे करते करते वो आपके इकट्ठे होते रहेंगे और इकट्ठे होके तो काम बढ़ता ही है। फिर वो काम ज़्यादा लगता है, फिर आपको लगेगा कि यार फिज़िक्स का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिलेबस जब शुरू करो स्टार्टिंग से कंटिन्यूटी रखो और इस तरह से अरेंज करो कि बीच में 1-2 दिन कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है, किसी दिन आप लोग बीमार हो जाते हो, कहीं आपको बाहर जाना पड़ जाए, तो भी आपकी स्टडी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े उस चीज़ का। चीज़ों को आप इस तरह से मैनेज करके किया करो। नॉन मेडिकल एंड मेडिकल स्टूडेंट स्पेशली ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली ना तो ये समझ लो कि दैट मीन्स हार्ड वर्क। ये नहीं है आर्ट्स की तरह कि हाँ एक दिन काम नहीं करेंगे तो आराम से काम चल जाएगा। इंग्लिश ही तो है, हिंदी ही तो है, वो इंग्लिश हिंदी को भी आपने अच्छे से करना है, ठीक है। ये भी नहीं करना कि बस अपना PCM या फिर PCB तो करते गए और दूसरे सब्जेक्ट की तरफ कोई ध्यान ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ भी नहीं करनी बिल्कुल भी। सभी सब्जेक्ट को आपने इक्वल लेके चलना है। बस ये है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा फोकस के होते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। इंग्लिश हिंदी को दिन में डेली आधा घंटा भी दोगे वो कर लेगी, मतलब आउटपुट दे देगी आपको। लेकिन जैसे फिज़िक्स हो गई, मैथ्स हो गया, बायो केमिस्ट्री, इनको आपको 1 घंटे से ज़्यादा डेली देना ही पड़ेगा। शुरू में डेली 1 घंटे का रूटीन बना लोगे ना बाद में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सोचोगे ना शुरू में कि चलो 10 मिनट कर लिया और एनफ है, जो चीज़ एक बारी सुन ली उसको 2-3 बारी सुनना, हर बार कुछ नया उसमें से सीखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर करके देखना और कभी भी ये नहीं करना कि सिर्फ बुक पे ही डिपेंड है, ठीक है। बुक में सब कुछ है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो जो बुक की एक लाइन है उसके 4 लाइन्स में मीनिंग होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वो अगर आपको स्कूल में भी नहीं मिलता सो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ चैनल पे आपको सब बताया जाएगा।
इसीलिए हमने यहाँ शुरू किया है सिलेबस। चैनल और भी हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अभी थोड़ा टेक्निकल जो सोर्सेज हैं वो कम है, ठीक है। लेकिन जितना हो सकेगा मैक्सिमम मैं बेस्ट कोशिश करूँगी कि मैं आपको बेस्ट क्लासेस दे सकूँ। फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम लगे, कोई आपकी क्यूरियोसिटी हो, कुछ आप सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज़ आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपनी सभी कमेंट किया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।